हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करेंगे एसबीआई के रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है कि कल एसबीआई की नोटिफिकेशन आई है एक एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, जो ये है एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आई है कल। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके मेन पॉइंट में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, जैसे आपको सबको पता है कि अब आप देख सकते स्क्रीन में कि ये जो वैकेंसी है वो ये रही है। ठीक है, जैसे हम अहमदाबाद में इतनी है 353 है और बेंगलोर में है जो है 316 है। जैसे आप देख सकते हो सभी में है। ये टोटल हमारी आई है 5800 वैकेंसी आई है टोटल। ठीक है, अब इसमें हम इम्पोर्टेंट बात करें कि इसमें अब कैंडिडेट ने जिसने फॉर्म फिल करना है उसके लिए क्या क्या है जो मेन पॉइंट है। ठीक है, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। जैसे कि इसमें अभी बात करेंगे कि फॉर्म फिलिंग की। जैसे फॉर्म फिल कहाँ से करना है कि हाँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई है जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि वहाँ फिल कर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर वैकेंसी कम है वहाँ पर फिल नहीं करते हैं। बेसिक जैसे जिस स्टूडेंट की जो स्टेट है उसमें इस बार वैकेंसी वो कम आई हुई है। ठीक है, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा को मान लीजिए, हरियाणा में अभी 5 है। ये देखिए जैसे लिखा है हरियाणा में 5 सीट है टोटल। ठीक है, लेकिन जो हरियाणा के स्टूडेंट है वो कहीं और से भरेंगे। जैसे उन्होंने कहीं तमिलनाडु है उसमें 355 सीट्स हैं। ठीक है, और जैसे ये वेस्ट बंगाल है उसमें 340 सीटें हैं। अलग अलग सीटें। वैसे वो क्या करेंगे, दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल कर देंगे। उससे क्या होगा कि उसकी जो पेपर होगा बाद में एक पेपर होगा जो मान लिया आपने प्री भी कर लिया, मेंस भी कर लिया, उसमें एक का लैंग्वेज टेस्ट होता है एक। ठीक है, जिस स्टेट में आप जाएंगे उस स्टेट के में लैंग्वेज टेस्ट होता है एक। उस स्टेट में लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो उनकी जो लोकल लैंग्वेज होगी उससे होगा। जैसे कि ये मान लीजिए जैसे वेस्ट बंगाल है उसमें लिखा है बंगाली और नेपाली में टेस्ट होगा। आप मान लीजिए हरियाणा में है, आपकी हरियाणा में लैंग्वेज होगी आपकी हिंदी होगी। लेकिन आपको जब फॉर्म फिल करेंगे, मान लीजिए आपने वेस्ट बंगाल में फॉर्म फिल किया, वहाँ पर आपने सिलेक्शन भी ले लिया, उसके बाद जो आपका लोकल टेस्ट होगा वो होगा बंगाली या नेपाली में होगा। ठीक है ना, वो बंगाली या नेपाली में होगा। उसमें क्या होगा कि आपको जो टेस्ट होगा वो उसमें देना पड़ेगा बंगाली लैंग्वेज या नेपाली लैंग्वेज में। आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आप जो उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो आप कहीं से भी टीच कर सकते हो, कहीं से भी सब सीख सकते हो। ठीक है, या सीख ली। अब आपको उसके टेस्ट देना होगा, या आप उस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे तभी आपको वो आगे जाके मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, ये है आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी स्टेट ले लीजिए, जैसे आपने अब हरियाणा की बात की है। ठीक है, वैसे 3 लक्षद्वीप में 3 है। ठीक है, 3 वैकेंसी। अब आपने किसी और जैसे पुंडुचेरी में 7 सीट हैं। ठीक है, किसी ने किसी और पंजाब में कर दी, तो पंजाब में तो पंजाबी ये क्या है जो कंपलसरी है। अब पंजाबी में आपको टेस्ट देना पड़ेगा, हिंदी में टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे किसी स्टेट में या दूसरी स्टेट में जाओगे तो आपको वो लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो है कि आप कि जहाँ भी सिलेक्शन होगी, मान लीजिए आप कहीं भी कोई भी स्टेट में, आप किसी और स्टेट में फॉर्म फिल किया और किसी और स्टेट में आप चले गए और वहाँ पर आपकी जो टेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन होगी वो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, आपकी जो लाइफ टाइम के लिए है वो वहीं पर ही रहेंगे आप। ठीक है, उनकी जो मतलब वो शिफ्ट नहीं हो सकते। आप एक स्टेट से बाद में चाहे कि 5 साल या 10 साल में दूसरी स्टेट में आप चल जाएं, वैसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको एक ही स्टेट में रहना पड़ेगा। उस लाइफ टाइम के लिए आपकी जॉब वो है वो एक ही स्टेबल जॉब होगी, वो आपकी एक ही स्टेट में रहेगी। दूसरी स्टेट में, इंटर स्टेट में आप ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसे ऐसे यूपीएससी और सीजीएल में होता है कि आप कहीं की शिफ्ट आपकी कहीं पर आ गई, ठीक है, 3-4 बार प्रमोशन हुई या 3 या 4 साल में जो प्रमोशन होगी वो आपकी प्रमोशन है वो कहीं दूसरे स्टेट में चल गई। ठीक है, जैसे आप मैंने हरियाणा में है तो दिल्ली होगी या मुंबई होगी, बेंगलोर होगी, हैदराबाद। ऐसे आप स्टेट नहीं कर सकते, स्टेट बाई स्टेट वैसे ट्रांसफ़र नहीं होती। वहाँ पर आगे एक ही स्टेट में रहेंगी क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है तो वहीं पर ही रहेंगे। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की आगे जो है। ठीक है, इसमें जो आपके सबको पता है कि आपके लिए तो जिन्होंने फॉर्म फिल करना वो तो आपको कैंडिडेट्स हैं वो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, या ग्रेजुएशन नहीं है तो कम से कम उनकी जो फाइनल है उनका रिज़ल्ट है जब तक प्री होगा तब तक उनका फाइनल रिज़ल्ट आ सके। जिन्होंने
पेपर दिए हुए हैं अभी फाइनल ईयर के 6 सेमेस्टर के, ठीक है। अब कैटेगरी का वाइज अब एज इम्पोर्टेंट पॉइंट अब बात कर लेते हैं, ये तो सब छोटा मोटा ही है। जैसे एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, SC और ST की है, या 5 ईयर है, OBC की 3 ईयर है, और PW जर्नल और EWC की वो 10 ईयर है, और PW SC और ST के लिए 15 साल है, और PWD OBC के लिए 15 साल है, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। लो वर्जन का हैंड बैंक तो आपको पता ही होगा, एक ठीक है, नीचे 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 इसमें तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे नीचे और जैसे ये देखिए जो पेपर होगा प्री का, इंग्लिश आएगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो मैथ में वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 35 35 2 30 हो गया, 100 नंबर क्वेश्चन होगा, 20 मिनट में मिलेंगे एक सेक्शन के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्क 2.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। जो होगा वो माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। और अब वो नीचे चलते हैं। और जो मेन का वो है जनरल अवेयरनेस है, वो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 50 नंबर के। और जो इंग्लिश है वो 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर में, और जो क्वांट है वो भी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग का वो 50 क्वेश्चन के 60 नंबर मिलेंगे। मतलब ऐसे है कि इसमें जो रीजनिंग है मेंस में, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें वो 1 नंबर से 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब हम इसे नीचे चलाते हैं, नीचे नीचे मेन तो इसमें ये है कि जो आपने एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उसमें जो आपने जो स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है, वो आप लैंग्वेज के हिसाब से देख के चलना कि भाई मेरी लैंग्वेज है वो मुझे आती है कि नहीं है, ठीक है। नहीं तो आगे जाके पंगा पड़ सकता है उससे, ठीक है। स्टेट देख लेना कौन सी स्टेट है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है तो आपने फॉर्म फिल कर लिया, फिर सिलेक्शन भी हो गई, और उसमें आप सिलेक्शन हो के भी फिर रह जाएँ। जो लैंग्वेज टेस्ट में होता है, इसमें जब देखो पे स्केल है वो 19,900 रुपया है, जो पे स्केल है टोटल, ठीक है। मतलब जो बेसिक सैलरी है 19,900 रुपये है, ठीक है। अब हम इससे क्या अब आ जाते हैं इसकी जो फीस है SC और ST के लिए तो नील है, लेकिन जर्नल OBC के लिए वो 750 रुपया फीस है, फॉर्म फिल है, जो आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं डिक्लेरेशन क्या चाहिए, देखिए ये लिखा हुआ डिक्लेरेशन, इसका जो डिक्लेरेशन है वो ये है, ये जो है वो इसकी डिक्लेरेशन है। और डिक्लेरेशन आप देख लेना यहीं से ही, या आप इसे पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मेंस और प्री एग्जाम। अब आप इसे और अब आप देख सकते हैं, अब ये है जो एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है। अब इस बार जो पहले जो होता था वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर थे वो बहुत ज़्यादा थे, जैसे एक ही स्टेट में 2 स्टेट थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि IBPS के जो पेपर था, RRB का पेपर हुआ था, उसमें से जो सेंटर थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। जो सेंटर से वो कम हो गया। अब जो पेपर्स होते हैं वो दूर दूर सेंटर आते हैं, मतलब जैसे आपने कहीं अपने स्टेट में भरा, जरूरी नहीं कि वो अपने स्टेट में, कम से कम आप दूसरी स्टेट में भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने गुड़गांव दिल्ली में भरा, या गुड़गांव में आ सकता है, ठीक है। अलग अलग मतलब काफ़ी दूर आ सकता है, 15-20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर भी आ सकता है, ठीक है। अभी ये जो सेंटर है वो कम हो गया है। अब आप देख लेना, अब जैसे हरियाणा में सिर्फ 3 सेंटर है, ठीक है। और गोवा में, चंडीगढ़ में मोहाली और चंडीगढ़ है, ऐसे ऐसे हिमाचल में से 3 सेंटर रह गए हैं। अब पंजाब में 1 2 3 4 5 सेंटर रह गए हैं पंजाब में, ऐसे लगभग सेंटर अब सेंटर है वो कम हो चुके हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है डिक्लेरेशन क्या है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, आपने जो लिखना है, ठीक है। उसमें आपने जो पहली बार जो लेफ़्ट थंब है, ठीक है, जो लेफ़्ट थंब है आपने वो लगाना, ना कि राइट थंब पे, जो आप
हमको जो यूज़ करेंगे आपको पिक अपलोड करेंगे, उसमें वो पिक अपलोड करेंगे, उसमें अपनी लेफ़्ट करना है। कई लोग जो राइट कर लेते हैं, लेकिन उसमें क्या है आपने लेफ़्ट ही यूज़ करना है जो मेन है। आपने अगर राइट का करके अपलोड कर दिया तो फिर आगे जाके उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पास जो फिर उसमें एप्लीकेशन या ईमेल करके आपको फिर दोबारा आपका SBI की ईमेल करके आपको फिर दोबारा उसको अनलॉक करा के फिर आपको दोबारा फिर अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है। अभी इसमें और तो कुछ, अब ये जो सर्टिफिकेट है ये सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट होता है। अब ये मैं बता दूँ आपको, ये स्टेट लेवल का नहीं था। जो स्टेट का जैसे किसी की एज रिलैक्सेशन करनी है, जैसे कोई अब जैसे ये लिखा हुआ सर्टिफिकेट पब्लिकेशन रिटायर्ड पर्सनल, जो रिटायर हो चुके हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेट होगा रिक्वायर्ड होगा वो ये होगा, ठीक है। जो अब जैसे सर्विस पर्सनल को सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कि जैसे इस मेरा मतलब ये था इस वीडियो का, जैसे आपने फॉर्म फिल करना है मेन तो वो क्या वो कौन सी स्टेट से करना है। जैसे UPSC है, UPSC में भी कैटर होते हैं। अगर आपने अलग कैटर का फॉर्म जो आप सिलेक्शन होते हैं UPSC में भी, उसमें भी कैटर ऐसे सेलेक्ट करना पड़ता है। या अगर आपने कोई कैटर अलग सेलेक्ट कर लिया तो आपको मतलब ऐसे स्टेट में जाके आपको वो मिल जाती है जो मिल जाती है जहाँ पर आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप वहाँ पर बात करने के लिए कोई लैंग्वेज है वहाँ ना आपको समझ आएगी ना उनको समझ आएगी। उसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपको लैंग्वेज में समझने के लिए, ठीक है। इस करके जो मेन है आपने कौन सी स्टेट से भरना है वो मेन मायने करता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आगे मैं इसके लिए अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और थैंक यू।